ना चिंता ना फिकर ना है डर। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। इस टॉपिक का इंस्पिरेशन एक्चुअली कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, ROE कंसेप्ट रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंस। उससे मुझे इतना पॉजिटिव फीडबैक मिला अपने खुद के एडवाइज़र से और कुछ अननोन लोगों से भी। मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट मिले, तो मैंने सोचा कि आपको मैं एक नया कंसेप्ट फिर से आज लेकर आऊँ जो काफ़ी लॉजिकल हो, जो कहानी ना लगे आपको। लॉजिकल कहने का मेरा मतलब ये है कि जब भी आप किसी कस्टमर के पास आप जाएं तो प्रोडक्ट पे फोकस मत करें कि मैं इसको कौन सा प्रोडक्ट सेल करूं, जीवन लाभ सेल करूं, जीवन उमंग सेल करूं। प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि LIC इंश्योरेंस एजेंसी में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो प्रोडक्ट का नॉलेज सिर्फ 20% मैटर करता है। 80% जो मैटर करता है वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड में क्या आता है कि आप कैसे जाते हैं, क्या लेकर जाते हैं, किस तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं, क्या ऐसा एक बात कहते हैं आप अपने कस्टमर को कि कस्टमर का माइंड ट्रिगर करता है। और ट्रिगर जब कर गया, आपने उनको कन्विंस कर दिया कि मुझे इंश्योरेंस लेना है, फिर आप उनको जो चाहिए उनके नीड के हिसाब से प्रोडक्ट दीजिए। तो प्रोडक्ट पे फोकस करने से ज़्यादा कस्टमर के माइंड को ट्रिगर कैसे करना है, उनको कैसे एग्री करवाना है और वो कैसे आप कर सकते हैं, वो एक लॉजिकल बात से आप कर सकते हैं। अब मेरा आज का जो टॉपिक है, मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। इसका जो वन लाइनर आएगा वो बीच में आएगा जब मैं आपको डिस्कशन करूंगा वीडियो में। तो टॉपिक ये है कि क्या आपने कभी अपने सैलरी का इंश्योरेंस कराया है। ये आपके लिए भी नया नया बात होगा जब आपने सुना होगा कि सैलरी का इंश्योरेंस क्या होता है। लेकिन आपको ये बात अपने कस्टमर से पूछना है। जो भी सैलरीड एम्प्लॉई हैं ये सिर्फ उनके लिए है, ये बिजनेसमैन पे अप्लाई नहीं होगा। बिजनेसमैन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उनके लिए भी हमारे पास कंसेप्ट है। अभी मैं सिर्फ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे एडवाइजर ने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया है, अप्रिशिएशन मुझे मिला है कि कंसेप्ट सेलिंग बहुत ज़रूरी होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कंसेप्ट सेलिंग करिए, प्रोडक्ट सेलिंग मत करिए। प्रोडक्ट तो कोई भी सेल कर देता है, बट कंसेप्ट सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका अच्छा प्रेजेंटेशन बनाने में। तो कंसेप्ट में ये एक कंसेप्ट है। जैसे कल मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसेस की। एक्सपेंस को आप रिप्लेस करेंगे इंश्योरेंस से तो आप क्या बात करेंगे। तो वो आपको कंसेप्ट आप देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो दोबारा से उस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो को आप देखेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट आप अपने क्लाइंट के सामने कीजिए। तो आज का जो कंसेप्ट है वो है सैलरी इंश्योरेंस। सैलरी का इंश्योरेंस आपने कराया है क्या, ये कंसेप्ट है। ठीक है। अब इसमें आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि कोई एक बंदा है जिसका नाम है रवि, मिस्टर रवि। तो आप रवि के पास गए और रवि से आप जाकर पूछेंगे कि सबसे पहले आप उनको एड्रेस करेंगे कि नमस्ते रवि भाई, क्या बिजनेस करते हो आप आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी किसी के पास भी आप जाएं तो उनसे आप कभी भी जॉब नहीं पूछें कि आप कहाँ जॉब करते हैं, आपकी सैलरी कितनी है। आप उनसे हमेशा क्या पूछेंगे, आप पूछेंगे कि आप क्या बिजनेस करते हो। वो क्योंकि अगर वो बिजनेस करता है सपोज कीजिए और आपने उनसे पूछा कि आपकी सैलरी कितनी है, कहाँ जॉब करते हो, तो शायद उसे बुरा लग सकता है। लेकिन अगर एक सैलरीड एम्प्लॉय से अगर आप पूछते हो कि आप कहाँ बिजनेस करते हो, तो बिजनेस करते हो अगर आप ये क्वेश्चन से अगर आप अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट करोगे तो वो एक पॉजिटिव फील करता है कि ये मुझे ऑलरेडी मुझे एक बिजनेसमैन मानता है। तो आप हमेशा उनसे क्या पूछेंगे कि आप कहाँ बिजनेस करते हो। अगर वो सर्विस करते हैं वो खुद ही बता देंगे कि मैं सर्विस करता हूँ, मैं बिजनेस नहीं करता हूँ। ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे आपने पूछा कि कहाँ बिजनेस करते हो, उनका रिप्लाई आया कि मैं बिजनेस नहीं करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं सर्विस करता हूँ, मैं एक सैलरीड एम्प्लॉई हूँ। ठीक है। वो उन्होंने आपको ये रिप्लाई दिया। तो सैलरीड एम्प्लॉई आएगा तो जब वो बताएंगे तो आपका रिप्लाई क्या आना चाहिए, आपका रिप्लाई आना चाहिए कि सर आपकी सैलरी कितनी है। आप उनसे पूछेंगे, आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, आपका हक बनता है पूछना आपकी सैलरी कितनी है। अब उनका रिप्लाई आता है कि मेरी सैलरी 30,000 रुपीज पर मंथ है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, 30,000 रुपीज उन्होंने पर मंथ अपना सैलरी बताया। अब 30,000 रुपीज पर मंथ में आप उनसे अगला सवाल क्या पूछेंगे। इमीडिएट जैसे मैं बता रहा हूं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही आपको उनसे क्वेश्चन पूछना है। इसको ऊपर नीचे आपको क्वेश्चन को नहीं करना है। एक सैलरीड एम्प्लॉय से आप सबसे पहले क्या पूछेंगे, अगर इंश्योरेंस आपको देना है तो उनकी सैलरी पूछेंगे सबसे पहले। सैलरी पूछने के बाद आप उनसे क्या पूछेंगे कि आपने कोई इंश्योरेंस कराया है क्या। आप उनसे सेकंड क्वेश्चन आप उनसे ये पूछेंगे कि आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस कराया है क्या। मान लीजिए कि उधर से उनका रिप्लाई आता है कि हाँ मैंने
क्योंकि ये मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, तो सब चीज़ आपको पॉसिबिलिटी पे लेके आपको समझना है। इनकेस अगर वो कहते हैं कि हाँ मैंने LIC कराया हुआ है, तो बोले अच्छा अच्छी बात है सर, आपने LIC कराया हुआ है, पहले लाइफ इंश्योरेंस में बिलीव करते हैं, वैसे सर किस अमाउंट का आपने LIC कराया हुआ है? अब वो कहते हैं कि मैंने 2-2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस मैंने करा रखा है, मतलब टोटल 4 लाख सम एश्योर्ड का उन्होंने इंश्योरेंस करा रखा है। बोले ये ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, इसके अलावा आपने मेडिक्लेम लिया है? मैं हाँ मेडिक्लेम लिया हुआ है, मेरी कंपनी मुझे 3 लाख का मेडिक्लेम प्रोवाइड करती है। जो जनरल एक सिनेरियो मार्केट में चल रहा है, मैं उसको लेकर चल रहा हूँ। वो कहते हैं कि क्योंकि आपको एक कंसेप्ट सेल करना है, आपको उनको कंसेप्ट समझानी है, तो आपने पहले लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पूछा, फिर मेडिक्लेम के बारे में पूछा कि आपका कोई मेडिक्लेम है? बोले हाँ 3 लाख का मुझे कंपनी ने मुझे मेडिक्लेम दे रखा है। बोले ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा सर आपका बाइक का इंश्योरेंस होगा? बोले हाँ बाइक का इंश्योरेंस तो बाय डिफॉल्ट होता है, बाइक का भी मैंने इंश्योरेंस करा रखा है। बोले ठीक है सर, और कोई इंश्योरेंस आपने करा रखा है? क्लाइंट का ये वहां से आपको जवाब आएगा कि और कौन सा इंश्योरेंस रह गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, मेडिक्लेम हो गया, बाइक इंश्योरेंस, 2 व्हीलर मैंने इंश्योरेंस करा दिया, 4 व्हीलर फिलहाल अभी मेरे पास है नहीं, तो अब और कौन सा इंश्योरेंस रह गया? तब आप इधर से आप उनसे कंसेप्ट का क्वेश्चन पूछेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप उनसे पूछेंगे कि क्या बात कर रहे हैं सर? आप ऐसे बात करिए उनके सामने कि उनको लगे कि जैसे ये चीज बहुत कॉमन है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए ये चीज नया होगा, क्लाइंट के लिए भी नया होगा, बट आपको ऐसे प्रेजेंट नहीं करना है क्लाइंट के सामने। आपको क्लाइंट के सामने ऐसे प्रेजेंट करना है कि जैसे ये चीज तो बहुत कॉमन चल रहा है मार्केट में। तो आप उनसे क्या पूछेंगे? बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, आपको पता नहीं है एक नया कंसेप्ट आया है जहां पे लोग भारी भड़कम मात्रा में, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन सर इंडिया में इस पे इंश्योरेंस करा रहे हैं। तो बोले कौन सा इंश्योरेंस करा रहे हैं? सारा तो हो गया। बोले कि सर सैलरी इंश्योरेंस। क्या आपने अपने सैलरी का इंश्योरेंस कराया है क्या? क्लाइंट का जवाब यही है, सैलरी इंश्योरेंस ये तो मैं पहली बार सुन ही रहा हूँ। लाइफ इंश्योरेंस सुना है, मेडिक्लेम सुना है, टर्म इंश्योरेंस सुना है, ग्रुप इंश्योरेंस सुना है, सैलरी इंश्योरेंस तो मैंने कभी सुना नहीं है। बोले कि हाँ सर ये तो बहुत कॉमन हो गया, आपने लगता है सुना नहीं है सर, ये तो बहुत कॉमन हो गया आज के डेट में सर, सैलरी का इंश्योरेंस तो कराना बहुत जरूरी है आज के डेट में। तो अब उनको फिर आपको एजुकेट करनी है यहाँ से कि सैलरी इंश्योरेंस होता क्या है। कि सर सपोज कीजिए आज आपको सैलरी मिल रही है 30,000 रुपये, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना होता है? अब उसने मान लीजिए रिप्लाई दिया कि मेरा मंथली एक्सपेंस होता है 25,000 रुपीज। ठीक है सर, मतलब 5,000 रुपये आपका सेव हो जाता है, 25,000 रुपये आपका खर्च हो जाता है, 30,000 रुपये से आपका मोर देन 80% जो है पैसा वो आपका खर्च हो जाता है। ठीक है सर, अब सर अभी आपकी सैलरी आ रही है तो घर खर्च चल रहा है, कल को अगर आपकी सैलरी आना बंद हो जाए तो घर खर्च कैसे चलेगा सर? इस चीज को हम कवर करते हैं सर LIC में, इस चीज को हम कवर करते हैं और इसी का नाम है सर सैलरी इंश्योरेंस। तो बोले कि कैसे जॉब सैलरी आना कैसे बंद हो जाएगा? क्लाइंट का ये ऑब्जेक्शन आएगा, सैलरी आना कैसे बंद हो जाएगा? तो आप उनको 3-4 एक कॉमन एग्जांपल आप दे सकते हैं जो किसी के साथ भी हो सकता है। पहला ये हो सकता है कि सर मान लीजिए मोस्टली ये केस होता है कि एम्प्लॉयर आपका हाइक ना करे और किसी रिसेशन की वजह से आपको अपने कंपनी से हटा दे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत है सर। दूसरा, आपने ही जॉब छोड़ दिया किसी वजह से, शायद ऐसा होता है एम्प्लॉयज के साथ, वो काम कर रहे होते हैं, वर्क प्रोफाइल में उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगती है तो वो काम भी छोड़ देते हैं। आप जानते हैं जॉब स्विचिंग होती है इंडिया में, ये तो कॉमन सी बात है सर, लोग जॉब स्विच करते हैं। तीसरा सर आपके साथ ये हो सकता है कि आपको अगर कहीं कल को कुछ हो गया, ये भी हो सकता है। और चौथा, मान लीजिए कि कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए और आप हैंडीकैप्ड हो जाए, तो ये सर 4-5 ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से आपकी सैलरी बंद हो सकती है सर, आपकी सैलरी आना बंद। तो सर मेरा आपको ये कहना है कि नौकरी अगर आपकी छूट गई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। क्यों नहीं है टेंशन वाली बात? क्योंकि अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपया है या 3 लाख रुपया मंथली है सर, सैलरी जब भी मिलती है सर आपके एबिलिटी के हिसाब से आपका एम्प्लॉयर आपको देता है, ये तो आप मानते होंगे। बोले हाँ बिल्कुल, जिसका जितना एबिलिटी होता है उसको उतना सैलरी मिलता है। और इंडिया में सर वैसे भी सैलरी सर 25,000 से चालू होती है, 3 लाख 4 लाख पे खत्म हो जाती है, इससे ज्यादा तो किसी की इनकम होती नहीं है सर। सैलरी का तो हमारे देश में जो एक पैरामीटर सेट है सर, 25-30 हजार से चालू होगी, 4 लाख पे खत्म हो जाएगी। मैं सैलरीड एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ सर, कुछ गलत तो नहीं बता रहा है कि LIC किसी कंपनी का चेयरमैन का भी सर सैलरी 4 से 5 लाख होता है, उससे ज्यादा तो होता नहीं है, मतलब वो एक लिमिट होता है सर उसका। और वो जिसको जो भी सैलरी मिलती है वो उसके एबिलिटी के हिसाब से मिलती है। तो सर अगर आपकी जॉब छूट जाती है तो जॉब छूटने से
कोई इतना बड़ा टेंशन नहीं है। बट अगर आपकी सैलरी कल को बंद हो जाती तो ये बहुत बड़ा सर आपके साथ इशू हो सकता है। तो एबिलिटी तो हमेशा रहेगा आपके साथ। अगर एक जगह जॉब छूटेगी तो दूसरी जगह आपको जॉब लग जाएगी, तो एबिलिटी तो आपके साथ हमेशा रहेगा। सैलरी कहीं से भी आपको मिल सकता है। मैं आसान भाषा में अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को समझा रहा हूँ कि ये आसान भाषा है जो आप डेली लाइफ में सुनते हैं, बस इसको आज तक आपने कभी अप्लाई नहीं किया है, आपने कभी कस्टमर से बात नहीं किया है। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने अपने वीडियो का स्टार्टिंग किया है कि एक लॉजिकल बात करिए क्लाइंट के सामने, ताकि उसके माइंड को ट्रिगर करे और ट्रिगर करने के बाद फिर वो इंश्योरेंस लेने को तैयार हो जाए। अब दूसरा पॉइंट आपको क्या कहना है? दूसरा पॉइंट आप उनको ये कहना है कि सर आपने जो बोला कि अगर कुछ हो गया तो, अगर कुछ हो गया तो अब आप मुझे बताइए कि क्या आपका बॉस, क्या आपका एम्प्लॉयर, क्योंकि आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं सर, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके ऊपर जो बैठा बंदा है, अगर आपको कल को कुछ हो गया तो क्या वो हर महीने 30,000 रुपया आपको आपके घर पे भेजता रहेगा क्या आपके डेथ के बाद? आप डेथ शब्द मत यूज कीजिए, आपसे बोलिए कि सर कल को अगर आप नहीं रहे तो आपका बॉस क्या 30,000 रुपया हर महीने आपके घर पे भेजेगा? बिल्कुल नहीं, कभी भेज ही नहीं सकता है। एक्टिव इनकम है, काम करते तो पैसा मिलता है, पैसिव इनकम का सोर्स तो मेरे पास कुछ है नहीं, काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से मिलेगा? उसका जवाब होगा ना। ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन का लॉजिकल आंसर है। तो यहीं पर सर सैलरी इंश्योरेंस आपका काम आता है। अगर आपने सैलरी का इंश्योरेंस करा लिया तो आज आप काम कर रहे हैं तो आपको 30,000 रुपया मिल रहा है। कल को अगर आप काम नहीं भी करेंगे तो भी LIC आपके फैमिली को 30,000 रुपया जिंदगी भर देते रहेगी सर। इसी को सर कहते हैं सैलरी इंश्योरेंस। और यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्या आपने अपने सैलरी का कभी इंश्योरेंस कराया है? आपने सर हर तरह का इंश्योरेंस करा रखा है, लेकिन आपने अपने सैलरी का इंश्योरेंस नहीं कराया है। तो सर अब आप मुझे ये बताइए कि ये 30,000 रुपये हमेशा आपको आपके घर पे, आपके एब्सेंस में भी आता रहे, तो इसके लिए कम से कम सर 30 लाख 40 लाख का आपने अपने बैंक में एफडी तो करा रखा होगा। अगर 30 लाख 40 लाख आपने एफडी कराया होगा तो एफडी के इंटरेस्ट से फिर तो अगर कल को आप नहीं रहते हैं, आपकी सैलरी अगर कल को बंद हो जाती है, तो एफडी के इंटरेस्ट से आपका घर चलेगा। तो आपने जरूर कराया होगा सर 30 से 40 लाख का एफडी। बोले नहीं 30 लाख 40 लाख का एफडी मैंने कहाँ कराया, नहीं कराया। तो बोलेंगे सर इसीलिए सर सैलरी इंश्योरेंस बहुत जरूरी है सर। इसीलिए 30 लाख 40 लाख के एफडी में आपको एक लमसम अमाउंट आपको एक बार में जमा करना पड़ता है। यहाँ पे आप LIC में आपको अभी इमीडिएट अभी इसी वक्त आपको 30 से 40 लाख रुपए का सर आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। इमीडिएट आपको 30 लाख का इंश्योरेंस की सर आपको नीड है। अब आप अगर मुझे परमिट करें तो मैं आपको आगे प्रोसीड करूं। क्लाइंट यही कहेगा कि हाँ ठीक है प्रोसीड करो, क्योंकि आप स्टेप वाइज उससे पूछते गए हैं, पूछने के बाद उसने जवाब दिया है। अब 30 लाख का इंश्योरेंस है, अब एग्जैक्टली 30 लाख 40 लाख का इंश्योरेंस आपको लेना है। कल को कुछ हो गया तो ये 30 लाख 40 लाख रुपए LIC दे देगी, उससे आपका घर चलता रहेगा। अब क्लाइंट का ऑब्जेक्शन आएगा कि 5,000 रुपये तो मैं बचा ही पाता हूँ, तो प्रीमियम कहाँ से भरूंगा कि मैं 30 लाख 40 लाख का इंश्योरेंस लूँ? क्योंकि 30 लाख 40 लाख का जो इंश्योरेंस है वो आपको भी पता है कि 30 लाख 40 लाख इंश्योरेंस 5,000 रुपये के अमाउंट से कैसे कवर होगा। लेकिन अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है ROE कंसेप्ट जो मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किया है, उससे आपको अभी तक ये चीज़ पता चल गया होगा कि हम बड़ा रिस्क कवर भी हम अपने क्लाइंट को दे सकते हैं एक छोटे अमाउंट में। क्लाइंट का जैसे ऑब्जेक्शन आया कि मगर प्रीमियम कैसे भरूंगा, तो आपका रिएक्शन क्या आना चाहिए कि मैं प्रीमियम कैसे भरूंगा? अगर क्लाइंट आपको कहता है तो आप एक सेल्समैन बनिए। सेल्समैन उसके बाद तुरंत कैलकुलेटर नहीं खोल लेता है अपने मोबाइल में, कैलकुलेटर खोल के उसको कैलकुलेशन नहीं दिखाना शुरू करता है। आपको एक सेल्समैन की तरह उसको रिलैक्स करनी है, रिलैक्स करके बोलना है कि सर प्रीमियम का आप टेंशन क्यों लेते हो सर, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं सर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है सर। आप ये ऐसे प्रेजेंट कीजिए अपने क्लाइंट के सामने। आप क्लाइंट के सामने अगर सीरियस होके सीरियस प्रेजेंटेशन देंगे तो क्लाइंट भी सीरियसली लेगा उस बात को, फिर वो कैलकुलेशन करना शुरू कर देगा। आप उसको रिलैक्स कराइए कि सर मैं हूं ना, आप टेंशन मत लीजिए। प्रीमियम का टेंशन आप क्यों लेते हैं, मैं हूं ना सर, मैं आपका इंश्योरेंस एडवाइजर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए सर कि आप मंथली कितना सेव कर सकते हैं, आप ये बताइए। तो लेकिन 5,000 रुपये बचता है मेरा,
कभी 4,000, 5,000, 6,000 रुपये मेरा बचता है, तो उसमें से मैं चलो मैं 3,000 रुपये में बचा लूँगा, तो क्या 3,000 रुपये में मुझे 30 लाख का 40 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा? तो बोले सर 100% मिल जाएगा, मैंने अभी आपको एश्योर किया है कि आप टेंशन क्यों लेते हैं सर, मैं हूँ ना आपके साथ। आप ऐसे क्लाइंट को बोलिए, उनको रिलैक्स कराइए, उनको उनका नीड पूरा कीजिए और उनको रिलैक्स कराइए कि सर सब कुछ पॉसिबल है, आपका इंश्योरेंस एडवाइजर आपके पास बैठा है तो सब कुछ पॉसिबल है सर, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। तो कितना दे सकते हैं सर? 3,000 रुपये मंथली दे सकते हैं, ठीक है सर। 3,000 रुपये मंथली भी अगर आप देंगे ना सर, तो आपको 30 लाख 40 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा। क्लाइंट सुनेगा तो पहले शॉक्ड होगा, सरप्राइज होगा, कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? 3,000 रुपये मंथली तो बहुत छोटा सा अमाउंट है। बोलेंगे सर बिल्कुल हो सकता है सर, सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे, इंडिया में हर चीज़ पॉसिबल होता है सर, और हमारे LIC में तो हर कुछ पॉसिबल है ही सर। हमारे यहाँ जो प्लान्स हम जो प्रोवाइड करते हैं LIC का सर, तो पर्पस ही यही है कि गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी तक को हर किसी को इंश्योरेंस मिले। तो सर आपका ये नीड मैं पूरा कर दूंगा। अब 3,000 रुपये मंथली क्लाइंट ने कह दिया आपको कि मैं 3,000 रुपये मंथली निकाल सकता हूँ। अब मुझे बताओ 3,000 रुपये मंथली मतलब ईयरली कितना हुआ? 36,000 रुपये हुआ, 36,000 हुआ। 36,000 में आप उनको 25 लाख का एक जीवन अमर पॉलिसी देंगे, 40 ईयर्स का, एक लॉन्गर टर्म में देंगे जीवन अमर पॉलिसी। जीवन अमर पॉलिसी जब आप उनको देंगे तो उसका प्रीमियम 6,000 7,000 समथिंग ऐसा ही कुछ आएगा, उससे ज़्यादा आपको प्रीमियम उसका नहीं आने वाला है। 40 ईयर्स का आप देंगे उनको, और उसके बाद जो रिमेनिंग 6 लाख का इंश्योरेंस, 25 लाख का आपने दे दिया जीवन अमर, और 6 लाख का आप उनको एक इंडोमेंट प्लान दे दीजिए। 6 लाख का इंडोमेंट प्लान, टोटल ईयरली प्रीमियम कितना आ रहा था? 36,000 रुपया। 6,000 रुपया आप एडजस्ट ऐसे कीजिए एडजस्ट। अब ये ऊपर नीचे कैलकुलेशन जो प्रीमियम का है वो आप खुद भी कर सकते हैं क्लाइंट के सामने बैठ के, कि कितना प्रीमियम इसमें एडजस्ट करना है जीवन अमर के लिए, कितना करना है इंडोमेंट प्लान के लिए। मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ केवल। तो उसमें 36,000 में से 6,000 रुपया आप उसको एडजस्ट करिए टर्म इंश्योरेंस में, और 30,000 रुपया जो साल का वो निकलेगा वो उसका आप उनको एक इंडोमेंट प्लान दे दीजिए 6 लाख रुपए का। 6 लाख का अगर आप उनको इंडोमेंट प्लान दे देंगे और 25 लाख का आप उनको टर्म इंश्योरेंस दे देंगे, तो टोटल इंश्योरेंस आप कितना देंगे क्लाइंट को? 31 लाख। हमने यही कमिटमेंट तो दिया था, हमने यही प्रॉमिस तो दिया था कि जो बजट उसने बोला 3,000 के बजट में हम उनको 30 लाख का उनको इंश्योरेंस हम दे रहे हैं, और क्या चाहिए? उनका इंश्योरेंस का नीड पूरा हो गया। उनकी सैलरी की कल को अगर उनको कुछ हो जाएगा तो 30 लाख का 30 लाख रुपया उनके फैमिली को मिल जाएगा, जो अपने बैंक में जमा करेंगे और बैंक में जो FD करेंगे, और FD के इंटरेस्ट से उनका घर जिंदगी भर चलता रहेगा। हमने यहीं से तो बात शुरू की थी, यहीं पे हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं, बस यहीं पे हमारी बात खत्म हो गई। अब उसमें से आप टोटल कितना, उन्होंने पहले कितना कहा था आपको कि मेरी 2-2 लाख की पॉलिसी है, तो ऑलरेडी आपने उनको दे दिया 31-32 लाख का पॉलिसी, और 4 लाख का पॉलिसी ऑलरेडी था, तो उनका टोटल इंश्योरेंस कवर कितना हो गया, रिस्क कवर कितना हो गया उनका? टोटल उनका रिस्क कवर हो गया 35 लाख। यही हमारा पर्पस था, उनको रिस्क को उनका कवर करना। कि उनकी हमने क्या बात करी आज कंसेप्ट में? हमने बात करी सैलरी का आपने इंश्योरेंस कराया है कि आज ये जब कंसेप्ट एंड हुआ 35 लाख का इंश्योरेंस जब हमने दे दिया, तो उनके सैलरी का हमने इंश्योरेंस फाइनली कर दिया ना। तो अब आज के बाद जब भी आप किसी क्लाइंट के सामने जाएंगे, किसी भी सैलरीड एम्प्लॉय के पास आप बैठेंगे, तो सैलरीड एम्प्लॉय के पास बैठने के बाद आप उनको यही कंसेप्ट समझाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट आपको सिर्फ कॉपी करना है, कुछ भी इसमें इफ बट आपको नहीं लगाना है, प्लस माइनस नहीं करना है। फिगर की जहां तक बात है 6,36,000 ये जो फिगर है, ये ऑन स्पॉट जब आप क्लाइंट के सामने बैठेंगे तो वो वेरी कर सकता है। मैंने 30,000 बोला है, किसी का सैलरी 40,000 होगा, 50,000 होगा, तो ये कैलकुलेशन आपको अपने कॉमन सेंस से खुद ही लगाना होगा कि जब मैं क्लाइंट के सामने बैठूंगा तो क्लाइंट उस वक्त क्या सैलरी बोलेगा। तो उस कहने का क्या पर्पस है कि उनको उनके सैलरी का इंश्योरेंस का कंसेप्ट बताना, जो एक न्यू कंसेप्ट है, जो उनको लॉजिकली उनके माइंड को ट्रिगर करेगा, और ट्रिगर करने के बाद हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा से बड़ा उनको इंश्योरेंस कवर देंगे, जो भी अमाउंट वो निकाल सकते हैं, छोटे से छोटे अमाउंट में। तो क्लाइंट का उस वक्त एज क्या है, उनको आप कौन सा टर्म देंगे, तो प्रीमियम थोड़ा ऊपर नीचे होगा। मेरा मकसद था आपको सैलरी इंश्योरेंस समझाना। तो आज के बाद हर सैलरीड एम्प्लॉय के सामने आप जाइए, और जाने के बाद सबको आप सैलरीड इंश्योरेंस समझाइए कि सर क्या आपने अपने सैलरी का इंश्योरेंस कराया है, आपने तो मेडिक्लेम कराया, लाइफ इंश्योरेंस कराया, टर्म इंश्योरेंस कराया है, ग्रुप इंश्योरेंस भी माइट भी पॉसिबिलिटी कि आपका कंपनी आपको ग्रुप इंश्योरेंस भी दिया होगा, बट सर सैलरी इंश्योरेंस तो कोई कंपनी कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को नहीं देता है। तो सर आज से आप अपना सैलरी इंश्योरेंस जरूर कराइए। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा, मैं
चाहूँगा कि मेरे जितने भी एडवाइज़र हैं और जो भी ये यूट्यूब चैनल पे जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस कंसेप्ट को अपनाएं, यूज़ करें और इसका सक्सेस आपको कितना मिलता है ये मुझे आप फीडबैक मेरे कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मुझे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ना चिंता ना फिकर ना है डर, LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात।